नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले टॉपिक मुद्रा, बैंकिंग, पूंजी बाजार एवं मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। इन सब टॉपिकों के प्रश्न मुख्य रूप से जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे रहेंगे। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले टॉपिक की 7वीं वीडियो है और यह क्लास या इसके पहले जो क्लासें हुई हैं वह मुख्य रूप से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरओ, एआरओ, दरोगा, हाई कोर्ट ग्रुप सी एमडी, रेलवे ग्रुप सी एमडी, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब हम किसी से एक वस्तु लिए और किसी को दूसरी वस्तु दिए तो कब लेंगे, कब देंगे? जब हमारे पास हमारी आवश्यकता से वस्तु ज़्यादा होगी तो हम जो वस्तु हमें ज़रूरत होगी उस वस्तु के बदले उस वस्तु को ले लेंगे। मतलब हमारी सरप्लस वाली वस्तु जो हमें हमारी आवश्यकता वाली वस्तु जहाँ से मिलेगी वहाँ से बदल लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे क्या है? 2 बोरी गेहूं के बदले 1 गाय प्राप्त करना या 1 गाय के बदले 2 बोरी गेहूं प्राप्त करना, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। और प्राचीन काल में मुद्रा जब नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी। दूसरा क्वेश्चन, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक ऐसे विनिमय का माध्यम या सूचक है जो सर्वग्राह्य है तथा जिसमें अत्यधिक तरलता या क्रय शक्ति का गुण विद्यमान है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। प्राचीन काल में मुद्रा लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो प्राचीन काल में मुद्रा लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मनी शब्द की उत्पत्ति मोनेटा से हुई है और मोनेटा या मनी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो मनी किस भाषा का शब्द है? मनी ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से सभी वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। या किसकी परिभाषा है? मार्शल की है। रॉबर्टसन ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी? मुद्रा वह वस्तु है जिसकी सहायता से ऋण दायित्व का निपटारा किया जाता है, यह मार्शल की परिभाषा है। वाकर ने क्या परिभाषा दी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जो सर्वग्राही है अर्थात सभी ग्रहण करें, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। हैंसन के अनुसार मुद्रा वह है जो सर्व स्वीकृति हो अर्थात सभी स्थानों पर मुद्रा स्वीकार की जाए, तो वह क्या है? मुद्रा कहलाती है। और नैप ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी? मुद्रा वह सभी वस्तु जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा है। तो इस प्रकार से अगर समग्र रूप में देखा जाए तो मुद्रा वह सर्वाधिक परिसंपत्ति है जो वस्तुओं के लेन देन के साथ साथ मूल्यों का संचलन या संचयन करती है।
तरलता किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु बिना हानि के तत्काल दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तो उसे तरलता कहते हैं। तरलता सभी वस्तुओं में पाई जाती है, लेकिन सब में तरलता का अंश अलग अलग होता है। प्रोफेसर किलने ने मुद्रा के कितने कार्य बताए? तो मुद्रा के प्रोफेसर किलने ने 3 कार्य बताए। पहला कार्य प्रारंभिक कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। गौण कार्य भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। और आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण, सीमांत उपयोगिता का सामान्यीकरण और साख का आधार। तो ये 3 कार्य प्रोफेसर किलने ने मुद्रा के बताए, प्रारंभिक कार्य और आकस्मिक कार्य और गौण कार्य, जिसमें प्रारंभिक और गौण कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक कार्य में विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अगला क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रेसम का है। 10 नंबर, मानक मुद्रा किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसमें अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य बराबर हो उसे मानक मुद्रा कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? जिसमें अंकित मूल्य ज़्यादा हो और वास्तविक मूल्य कम हो तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। भारत में प्रचलित सभी सिक्के सांकेतिक मुद्रा के उदाहरण हैं। 12 नंबर, विश्व में कागजी मुद्रा प्रचलन करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा चीन ने प्रचलित की थी। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं या नोटबंदी कहते हैं। और रिमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं? जब किसी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के बाद उसी मुद्रा को नए तरीके से चालू किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिमोनेटाइजेशन। जैसे 500 रुपये की नोट को बदलकर नई 500 रुपये की नोट चालू की गई तो इसे क्या कहा गया? रिमोनेटाइजेशन। और 1000 की नोट जब बंद कर दी गई तो उससे क्या कहा गया? विमुद्रीकरण। चलन से बाहर कर दिया गया था और यह 2016 में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में मुद्रा छपाई का काम किस संस्था के पास है? तो वर्तमान में मुद्रा छपाई का काम RBI के पास है। विधिग्राह्य मुद्रा या लीगल टेंडर क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह मुद्रा करेंसी जिसे कानून का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त होता है उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसमें सीमित मात्रा में ऋणों का भुगतान किया जाता है उसे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। जैसे 50 पैसे और अधिकतम 50 रुपये को भारत में सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा जिसमें असीमित मात्रा में ऋणों का भुगतान किया जाता है। जैसे 1 रुपये से 2000 रुपये तक क्या है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। अविधिग्राह्य मुद्रा किसे कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह मुद्रा जिसे कानून का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त न हो उसे अविधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। जैसे निकट मुद्रा, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र, हुंडी, जमा प्रमाण पत्र, डिवेंचर और शेयर। 20 नंबर क्वेश्चन, सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा का मूल्य कम होता है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा का मूल्य या पूर्ति कम होती है और पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा। जैसे भारत का रुपया, टका और लीरा, ये क्या हैं? सुलभ मुद्राएं हैं। टका बांग्लादेश की है और अगला क्वेश्चन, हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। या वह मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो उसे क्या कहेंगे? हार्ड करेंसी। तो डॉलर, फ्रैंक और मार्क क्या हैं? हार्ड करेंसी के हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, हॉट करेंसी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा के पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हॉट करेंसी कहते हैं। अधिदृष्ट मुद्रा या फिएट मनी, इमरजेंसी मुद्रा किसे कहते हैं?
किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश पर जो नोट सिक्के जारी किए जाते हैं उसे अधिदृष्ट मुद्रा कहते हैं। भारत में 50 पैसे से 1 रुपये तक के नोट अधिदृष्ट मुद्रा कहलाती है। 24 नंबर, निकट मुद्रा किसे कहते हैं? वह सभी परिसंपत्ति जिसमें मुद्रा की अपेक्षा तरलता की अंश कम होती है उसे निकट मुद्रा कहते हैं। ट्रेजरी बिल, हुंडी, शेयर, डिवेंचर क्या है? निकट मुद्रा है। 25 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष प्रचलन में आई? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में प्रचलन में आई। 1957। अगला क्वेश्चन, मुद्रापूर्ति से क्या आशय है? एक निश्चित समयावधि पर किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा प्रचलन में बनी रहती है वही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। इसकी गणना समय बिंदु पर की जाती है, इसलिए इसे स्टॉक कहा जाता है। 27, मुद्रापूर्ति के संदर्भ में 1977 में गठित समिति ने क्या मापदंड निर्धारित किए? तो M1, M2, M3 और M4। और 1997 में YB रेड्डी ने M0, M1, M2 और M3, इसके अलावा तरलता के आधार पर L1, L2 और L3 ये YB रेड्डी द्वारा निर्धारित किए गए मुद्रापूर्ति के अवयव हैं। अब 1977 की समिति ने M1 में क्या क्या शामिल किया? C + DD + OD। C मतलब जनता के पास करेंसी, DD व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं, OD अन्य जमाएं RBI में बड़ी कंपनियों की जमाएं OD हैं। M1 को पूर्ण तरल मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा और लघु मुद्रा कहा गया। पूर्ण तरल मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा और लघु मुद्रा कहा गया। M2 में क्या शामिल है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं। M3 में क्या शामिल है? M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की जमाएं। और M4 में M3 प्लस सभी वित्तीय संस्थाओं की कुल जमाएं, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय मध्य संस्थाओं को शामिल किया गया है। M3 को क्या सबसे बड़ी मुद्रा या व्यापक मुद्रा कहा जाता है? अगर पूछ ले सबसे बड़ी या व्यापक मुद्रा किसे कहा जाता है तो M3 को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 1997 में गठित YB रेड्डी समिति ने मुद्रा की पूर्ति के संबंध में क्या सुझाव दिए? तो YB रेड्डी ने 4 नए मौद्रिक समुच्चय M0, M1, M2 और M3 का सुझाव दिया और 3 नए तरलता समुच्चय L1, L2 और L3 का सुझाव दिया। M1 या M0 चलन में करेंसी प्लस व्यापारिक बैंकों द्वारा RBI के पास रखी गई आरक्षित जमा, जिसमें CRR प्लस SLR प्लस RBI के पास अन्य जमा शामिल हैं। M1 बराबर क्या होता है? C + DD + OD। M2 बराबर क्या होता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस वाणिज्यिक बैंक की अल्पकालीन बचत जमा 1 वर्ष से कम अवधि की। M3 में M2 प्लस समय जमा 1 वर्ष से अधिक की जमा, जिसमें पोस्ट ऑफिस प्लस वाणिज्यिक बैंक की जमा शामिल है। अब इसमें M0 को आरक्षित मुद्रा, मुद्रापूर्ति का आधार, उच्च शक्ति मुद्रा कहा गया है। M1 को संकीर्ण मुद्रा, M3 को विस्तृत मुद्रा कहा गया है। मुद्रा गुणक क्या है? M3/M0, जिसमें M3 व्यापक मुद्रा और M0 उच्च शक्ति मुद्रा को प्रदर्शित करती है। मौद्रिक गहनता क्या है? मौद्रिक गहनता M3/GDP × 100। और मौद्रीकरण क्या है? M1/GDP × 100। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? किसी देश की वह कानून जिसके आधार पर मुद्रा की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। 33 नंबर, मुद्रा में अब तक अपनाई गई विभिन्न मौद्रिक प्रणाली क्या क्या हैं? समय समय पर कौन कौन सी मौद्रिक प्रणाली अपनाई गई? पहली मौद्रिक प्रणाली 1900 से 1935 तक अनुभव आश्रित मौद्रिक प्रणाली थी। 1935 से 1946 तक आनुपातिक कोष प्रणाली। 1946 से 1956 तक अधिकतम कोष प्रणाली, जिसमें 40% सोना आरक्षित रखकर 100%
मुद्रा आरबीआई निर्गमित कर सकती थी। 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसके अंतर्गत 515 करोड़ सोना रिजर्व कोष में रखकर आरबीआई अपनी आवश्यकता अनुसार नोट छाप सकती थी। 500 करोड़ आरक्षित मुद्रा में 115 करोड़ का सोना, 115 करोड़ और 400 करोड़ विदेशी प्रतिभूति को शामिल किया गया था। इस आरक्षित मुद्रा में 1997 में संशोधन किया और तब से अभी तक यही लागू है, जिसमें क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली में संशोधन करके लागू किया गया और वर्तमान में इसे 200 करोड़ कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ सोना जो पूर्व था वैसे रखा गया और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति को शामिल किया गया। अगला, स्फीति किस प्रकार का चर है? समष्टिभावी चर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। स्फीति से क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन, जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में आमतौर पर या सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे स्फीति कहते हैं। स्फीति को तेजी या समृद्धि के नाम से भी स्मरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, स्फीति की प्रमुख परिभाषा। किस अर्थशास्त्री ने स्फीति के बारे में क्या परिभाषा दी? पहला, मिल्टन फ्रीडमैन, मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। कीन्स स्फीति को पूर्ण रोजगारी घटना मानते हैं। वकील ब्रह्मानंद, स्फीति की तुलना डाकू से की। किस अर्थशास्त्री ने स्फीति की तुलना डाकू से की? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वकील ब्रह्मानंद ने। 37 नंबर, स्फीति का खोज सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो फिलिप्स ने। 38, किस अर्थशास्त्री ने स्फीति को प्रतिगामी कर कहा? एस.एन. लाल ने स्फीति को प्रतिगामी कर कहा। मांगजन्य स्फीति को परिभाषित कीजिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग वृद्धि के कारण कीमत स्तर निरंतर बढ़ती है तो उसे मांगजन्य स्फीति कहते हैं। अगला 40 नंबर, लागतजन्य स्फीति से क्या तात्पर्य है? जब वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत में वृद्धि के कारण कीमत स्तर बढ़ती है तो उसे लागतजन्य स्फीति कहते हैं। स्थायी स्फीति किसे कहते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए स्फीति की दशा विद्यमान रहती है या संरचना में सुधार परिवर्तन की वजह से स्फीति में वृद्धि होती है तो उसे स्थायी स्फीति कहते हैं। जूता लागत स्फीति, अति स्फीति के दौर में अर्थव्यवस्था में परिवहन लागत में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो उसे जूता लागत स्फीति कहते हैं। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद ये स्फीति देखने को मिली। 53 नंबर, खुली स्फीति किसे कहते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्ति या बाजार यंत्र द्वारा स्वतंत्र रूप से स्फीति की दर का निर्धारण किया जाता है तो उसे खुली स्वतंत्र स्फीति कहते हैं। इस स्फीति पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दमित स्फीति किसे कहते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी दबाव के साथ स्फीति विद्यमान रहती है तो उसे दमित स्फीति कहते हैं। इसे बोतल बंद स्फीति भी कहते हैं। सरकती स्फीति, जब अर्थव्यवस्था में स्फीति की वार्षिक दर 1% से कम हो तो उसे सरकती स्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक न्यून स्फीति की दर को सरकती स्फीति कहते हैं। टहलती स्फीति, जब अर्थव्यवस्था में स्फीति की दर 5-15% के बीच हो तो उसे टहलती स्फीति कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए समस्या का विषय वस्तु होता है। दौड़ती स्फीति, यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्फीति की वार्षिक दर 15-50% के बीच है तो उसे दौड़ती स्फीति कहते हैं। हाइपर स्फीति, यदि स्फीति की वार्षिक दर 50% से अधिक है तो उसे हाइपर स्फीति कहते हैं, जो बहुत ही घातक होती है। अगला, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं या इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है जबकि मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति में कीमत में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। 50, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय क्या हैं? संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना, विशेषकर
अनुत्पादक व्यय पर, प्रगतिशील करारोपण, बचत को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना और हीनार्थ प्रबंधन स्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय क्या हैं? मुद्रा निर्गमन के नियम को कठोर बनाना, बैंक दर बढ़ाना, खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों का विक्रय करना, रिपो द्वारा तरलता अधिशोषण, CRR SLR में वृद्धि करना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना और कठोर साख नीति अपनाना, यह मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं। स्फीति अंतराल की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो 1940 में प्रोफेसर कीन्स ने स्फीति अंतराल की अवधारणा दी। प्रोफेसर कीन्स ने किस पुस्तक में स्फीति अंतराल की अवधारणा दी? तो हाउ टू पे फॉर वार में स्फीतिक अंतराल की अवधारणा कीन्स ने दी। स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब अनुमानित व्यय स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध उत्पादन की कीमत से अधिक होता है तो उसे स्फीतिक अंतराल कहते हैं। भारत में स्फीति किस आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। स्फीति मापने का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 स्फीति मापने का आधार वर्ष है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। फुटकर वस्तु की कीमत मापने का सूचकांक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 59 भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012। गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा संग्रहित किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 62 नंबर, फिलिप्स वक्र संबंध बताता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच ऋणात्मक संबंध। 63, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच कैसा प्रतिस्थापन होता है? अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। 64 नंबर, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, उत्पादक, व्यापारी, निवेशक और परिवर्तनशील आय समूह लागू होता है। ये ऋणी है। 65 नंबर, मुद्रास्फीति से हानि में रहने वाला वर्ग ऋणदाता, स्थिर आय वर्ग, स्थानांतरण भुगतान, ऋणपत्र, प्रतिभूतियां एवं बांड। ये मुद्रास्फीति से हानि में रहने वाला वर्ग है। अगला 66 नंबर, डिफ्लेशन या अविस्फीति, मंदी, संकुचन किसे कहते हैं? जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट पाई जाती है तो उसे मंदी, अविस्फीति कहते हैं। अविस्फीति को मंदी या मुद्रा संकुचन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः माना जाता है स्फीति व अविस्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कीमत स्थिरता का लक्ष्य रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना में कीमत स्थिरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रोफेसर कीन्स स्फीति तथा अविस्फीति दोनों को बुरा मानते हैं। स्फीति की अपेक्षा अविस्फीति अधिक बुरी है, इसलिए इसी आधार पर कीन्स पर मुद्रावादी होने का आरोप लगाया जाता है। अविस्फीति डिसइन्फ्लेशन क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के साथ सरकारी नियंत्रण हस्तक्षेप के साथ स्फीति में जो गिरावट पाई जाती है उसे अविस्फीति कहते हैं। इस गिरावट के बाद जो स्फीति बनी रहती है उसे दमित स्फीति कहते हैं। संस्फीति किसे कहते हैं? इस स्फीति का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स ने किया। पूर्ण रोजगार के पहले समग्र मांग में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे संस्फीति कहते हैं। इस समय कीमत में होने वाली वृद्धि अस्थायी प्रकृति की होती है। पूर्ण रोजगार स्तर के बाद कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि प्राकृतिक होती है। स्टैगफ्लेशन गतिहीन स्फीति किसे कहते हैं? गतिहीन स्फीति सबसे पहले लैटिन देशों में देखी गई। इस स्फीति का प्रतिपादन हेयक करते हैं। सामान्यतः ऋणात्मक
समृद्ध विकास की दर को गतिहीन स्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में एक और कीमत में वृद्धि होती है, साथ साथ बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जाती है, उसे गतिहीन स्फीति कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी जब साथ साथ पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गतिहीन स्फीति कहते हैं। 70 नंबर, गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति कहते हैं। 71, स्फीति लक्षीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया? मिल्टन फ्रीडमैन ने। मुद्रा बाजार से क्या तात्पर्य है? वह बाजार जिसमें अल्पकालिक 1 वर्ष से कम राशियों के रूप में उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है, ऐसे बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है। पूंजी बाजार किसे कहते हैं? वह बाजार जहां मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन राशियों का लेन देन किया जाता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। बैंक किस भाषा का शब्द है? तो बैंक इटालियन भाषा का शब्द और बैंचो से बना है। बैंक किसे कहते हैं? वह संस्था जो मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है, उसे बैंक कहते हैं। बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तरलता, सुरक्षा और लाभदेयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड में 1609 ईस्वी में। 78, किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की उपमा दी जाती है? तब बैंक ऑफ इंग्लैंड 1637 में स्थापित इसको केंद्रीय बैंक की उपमा दी जाती है। भारत में स्थापित पहली बैंक कौन सी है? तो 1770 ईस्वी में स्थापित द बंगाल बैंक भारत की पहली बैंक है जो अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। 80 नंबर, बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1806, मुंबई 1840 और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। भारत में सबसे पुरानी बैंक कौन सी है? तो इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित भारत की सबसे पुरानी बैंक है और 2019 में इसे इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत पहली बार भारतीयों द्वारा आंशिक रूप से स्थापित बैंक कौन सी है? तो पहली बार भारतीयों द्वारा आंशिक रूप से स्थापित अवध कमर्शियल बैंक है जिसकी स्थापना 1878 में फैजाबाद में की गई थी। 83 नंबर, पूर्णरूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक कौन सी है? तो पूर्णरूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक 1893 में स्थापित पीएनबी है जिसने 1894 से कार्य चालू किया। 84 नंबर, किन बैंकों को जोड़कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? तो बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को जोड़कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में। अगला, केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो हिल्टन यंग आयोग का गठन 1927 में किया गया और 1929 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। 37 नंबर, केंद्रीय जांच समिति की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट किस वर्ष बना? तो आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी में बना। अगला, आरबीआई ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1935 से 1940 तक वर्मा तथा 1948 तक पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक आरबीआई रहा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ जो 100 रुपये के 5 लाख शेयरों में विभक्त थी। 90 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी एडी गोरेवाला का गठन किस वर्ष किया गया? 1954 में। किस समिति के सुझाव पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? तो ये भी एडी गोरेवाला समिति के सुझाव पर किया गया। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर की गई। 1993। अगला क्वेश्चन 93, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक एसबीआई है।
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जुलाई 1969 में किया गया, जिनकी पूंजी 50 करोड़ प्लस वाले बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जुलाई 1969 में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो अप्रैल 1980 में किया गया, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए थी या 200 करोड़ प्लस थी। 2022 के अनुसार सार्वजनिक बैंकों की स्थिति क्या है? SBI 1 है, राष्ट्रीयकृत बैंक 11 हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43। तो इस प्रकार से सार्वजनिक बैंक 12 हो जाएंगी, 11 राष्ट्रीयकरण और एक SBI 12। 97 क्वेश्चन। 2022 के अनुसार निजी क्षेत्रक बैंक हैं। पुराने बैंक 13, नए बैंक 9, पेमेंट बैंक 6, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं। 98 भारत में बैंकिंग संरचना वाणिज्यिक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्रता के समय RBI के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। वर्तमान में 25वें RBI गवर्नर कौन हैं? डॉक्टर शक्तिकांत दास। RBI के क्या कार्य हैं? बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता के रूप में, केंद्रीय निर्गमन का एकाधिकार, मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य, मुद्रा बाजार पर नियमन एवं नियंत्रण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना और साख नियंत्रण का कार्य RBI करता था या करता है। अगला 103 नंबर। RBI द्वारा अपनाई गई परिमाणात्मक साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधि है? बैंक दर, नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता कोष अनुपात, रिपो रेट, रिवर्स रिपो और वैधानिक तरलता अनुपात। RBI द्वारा अपनाई गई गुणक साख नियंत्रण की कौन सी विधि है? चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज तथा कटौती दरें, अंतर निर्धारण साख, संभाजन, उपभोक्ता साख का विभाजन, प्रचार प्रसार और अप्रत्यक्ष कार्यवाही। 105 RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई 31 जून था, जिसे बदलकर वर्तमान में क्या किया गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। RBI लेखा वर्ष किस समिति की सिफारिश पर बदला गया? विमल जालान समिति की सिफारिश पर RBI लेखा वर्ष बदल दिया गया। प्रमुख बैंकिंग दरें, ये 8 अप्रैल 2023 की प्रमुख बैंकिंग दरें हैं। क्या है? बैंक दर कितनी है? 6.75%, नगद आरक्षण अनुपात 4.50%, संविधिक तरलता अनुपात 18%, रेपो दर 6.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा 6.75% और स्थायी सुविधा 6.25%। मंदी से निपटने के लिए RBI रेपो एवं रिवर्स रेपो में क्या परिवर्तन करती है? तो रेपो एवं रिवर्स रेपो में कमी कर देती है। स्फीति से निपटने के लिए RBI रिवर्स रेपो एवं रेपो में क्या करती है? तो वृद्धि करती है। 110 बैंक दर किसे कहते हैं? जिस दर पर रिजर्व बैंक अपने बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। या बैंक दर वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर फंड उपलब्ध कराती है। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। मुद्रास्फीति में रिजर्व बैंक बढ़ाई जाती है और मंदी में घटाई जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं? खुले बाजार की क्रियाएं RBI द्वारा जनता या बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का अपने लिए खरीदना या बेचना खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। साख नियंत्रण के अस्त्र के रूप में खुले बाजार की क्रिया एक अल्पकालीन अस्त्र है। मुद्रास्फीति में बांड प्रतिभूतियों को RBI बेचती है एवं मंदी में बांड एवं प्रतिभूतियों को खरीदती है। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा पहुंच जाएगी जब मंदी में बांड एवं प्रतिभूतियां RBI खरीदेगी। 112 नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। CRR क्या है? वह अनुपात है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा अनुपात का मांग एवं समय जमा का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखना
होता था। नगद कोष बढ़ने पर व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है और नगद कोष घटने पर व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता अधिक होती है। अगला 113 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात किसे कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात है जिसमें व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखना अनिवार्य था। यह जमा नगद, सोना, विदेशी मुद्रा हो सकता था। 2007 में इसकी निचली सीमा समाप्त कर दी गई। तरलता समायोजन सुविधा आरबीआई किन चरों के माध्यम से करती है? तो रिपो और रिवर्स रिपो के माध्यम से तरलता समायोजन की सुविधा आरबीआई करती है। रिवर्स रिपो क्या है? अल्पकालीन ब्याज दर है। तो पुनर्क्रय विकल्प या रिपो, जिस दर पर मौद्रिक अधिकारी आरबीआई द्वारा बैंकों का उधार देता है उसे रिपो दर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था इस समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तो इसे रिपो या रिवर्स रिपो कहते हैं। मंदी में रिपो में कमी की जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए रिपो बढ़ाया जाता है। रिवर्स रिपो क्या है? जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रिपो कहते हैं। वह दर जिस पर मौद्रिक अधिकारी आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रिपो कहते हैं। तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा एक मौद्रिक नीति का अस्त्र है जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के द्वारा उधार लेने देने की सुविधा देता है। यह व्यापारिक बैंकों को उनकी दिन प्रतिदिन की तरलता में असामंजस्य के समायोजन में मदद करता है। 118 रिपो दर अर्थव्यवस्था में तरलता डालने तथा रिवर्स रेपो अर्थव्यवस्था से तरलता निकालने का प्रयास करता है। आरबीआई द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा की धारणा किस वर्ष घोषित की गई? 2001 में। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव है? तरलता में कमी। और रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव है? तरलता में वृद्धि। रिवर्स रेपो में वृद्धि का प्रभाव, तरलता में कमी, और रिवर्स रेपो में कमी का प्रभाव, तरलता में कमी। वाणिज्यिक प्रपत्र किसे कहते हैं? वाणिज्यिक प्रपत्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निगमित या निर्मित किया जाने वाला असुरक्षित प्रतिज्ञापत्र है। ये अल्पकालीन होता है। अगला, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, जो मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा उद्यमियों तथा साहसियों को उधार देती है, साथ साथ साख सृजन का कार्य करती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में संयुक्त स्कंद कंपनी के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना हुई। व्यापारिक बैंक जनता से किस प्रकार की जमाओं को स्वीकार करते हैं? तो 3 जमाएं स्वीकार करते हैं: मांग जमा, बचत जमा और समय जमा। व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? व्यापारिक बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं जिसमें शामिल है याचना ऋण या कॉल ऋण जो 1-2 दिन से 15 दिन के लिए होता है। नगद साख प्रतिभूति के बदले ऋण देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा व्यापारिक बैंक देते हैं। साख सृजन किस प्रकार के बैंक का प्रमुख कार्य है? व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है साख सृजन। और साख नियंत्रण का कार्य किसका है? साख नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता निर्भर करती है प्राथमिक जमा पर। अगर प्राथमिक जमा ज़्यादा है तो साख सृजन क्षमता ज़्यादा होगी, अगर प्राथमिक जमा कम है तो साख सृजन क्षमता भी कम होगी। 1955 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट व्यापारिक बैंक के रूप में किया गया? तो एसबीआई का किया गया। लीड बैंकिंग अग्रणी बैंक का सुझाव किस कमेटी ने दिया? तो नरीमन कमेटी ने 1969 में लीड बैंकिंग का सुझाव दिया। नरीमन कमेटी फर्स्ट। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट का गठन किया गया? 1991 में। बैंकिंग
तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। CAR किस वर्ष अपनाई गई? CAR 1988 में अपनाई गई। CAR प्रत्येक व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई जोखिम युक्त ऋण का वह हिस्सा जो अपने पास सुरक्षित पूंजी के रूप में रखती है उससे पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं। नरसिम्हन समिति सेकेंड का गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में 1996 में गठन हुआ। 1998 में रिपोर्ट दी समिति ने। MS वर्मा समिति का संबंध है कमजोर बैंकिंग संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए MS वर्मा ने सुझाव दिया। 135 नैरो बैंकिंग किसे कहते हैं? जब कमजोर बैंक अल्पकालीन एवं लघु ऋण प्रदान करती हैं तो उससे क्या कहते हैं? नैरो बैंकिंग कहते हैं। सार्वभौमिक बैंकिंग का सुझाव किस समिति ने दिया? 1997 में HS खान समिति ने सार्वभौमिक बैंकिंग का सुझाव दिया। सार्वभौमिक बैंक या यूनिवर्सल बैंक किसे कहते हैं? जब कोई व्यापारिक बैंक बैंकिंग क्रियाकलाप करने के साथ वित्तीय कारोबार एवं बीमा कारोबार में हिस्सा लेती है तो उसे यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। यूनुस खान समिति का संबंध है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से। कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1907 में। 1999 2000 में गठित M खुसरो समिति का संबंध है सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने के संदर्भ में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस समिति की सिफारिश की गई? 2 अक्टूबर 1975 को सुरैया समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्था किसे कहते हैं? वह वित्तीय संस्था जो बचतकर्ता तथा निवेशकर्ता के मध्य बिचौलिए का कार्य करती है उसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कहते हैं। वह वित्तीय संस्था जो प्राथमिक प्रतिभूतियों का क्रय एवं द्वितीयक प्रतिभूतियों का विक्रय करती है उसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे ICICI, HDFC, IDBI, नाबार्ड, IDCO, सेबी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं पर नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार का ऋण देती हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन ऋण देती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 144 क्वेश्चन को अध्ययन किया। अभी बैंकिंग के अंतर्गत ही एक और वीडियो आएगा जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंच जाए और वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे।